हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11th क्लास है और 11th क्लास में हमारी ज्योग्राफी आपका चल रहा है। चैप्टर नंबर 6 तक हम लोग देख चुके थे और आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपके सामने है, वायुमंडल एवं संगठन और आपका संरचना। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आपका वायुमंडल को गौर करके एक एक करके उन सारे महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे कि आखिर में वायुमंडल है क्या। ठीक। और चैप्टर नंबर 7 है आप वायुमंडल में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जलवायु को देखते हैं, क्योंकि ये कौन सी इकाई है? 4 है जलवायु। और इसी में कुछ चीजें होती हैं, हम क्या क्या हम लोग आपका वायुमंडल में पढ़ते हैं, क्या क्या होता है। जैसे हम इस लेक्चर के अंतर्गत आप देखेंगे वायुमंडल में क्या पढ़ेंगे, उसका संगठन पढ़ेंगे, उसकी संरचना पढ़ेंगे, मौसम और जलवायु के जो तत्व हैं उन सबको पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे सूर्यताप आइसोलेशन। इसमें हम लोग आपतन कोण पढ़ेंगे, वितरण पढ़ेंगे, पृथ्वी का ऊष्मा बजट पढ़ेंगे, वायुमंडल को गर्म एवं ठंडा होना पढ़ेंगे, संचालन पढ़ेंगे, संवहन पढ़ेंगे, पार्थिव विकिरण पढ़ेंगे, अभिवहन पढ़ेंगे, तापमान को अंदर को हम टेम्परेचर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं। ठीक। क्षतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर इस तरह से हो, क्षतिज इस तरीके से होता है। इन दोनों को हम लोग आपका पढ़ेंगे। ठीक। और तापमान का व्युत्क्रमानुपाती हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वायु दाब, वायु पेटी, पवन, भूमंडलीय मौसम, स्थानीय वायु राशि, वाताग्र, उष्ण कटिबंधीय, भैरूपीय कटिबंधीय चक्र। उसके बाद हम लोग वर्षण पढ़ेंगे, वाष्पीकरण पढ़ेंगे, संघनन पढ़ेंगे, ओस पढ़ेंगे, पाला पढ़ेंगे, कोहार पढ़ेंगे, मेघ वगैरह। इन सबको हम लोग गौर करके एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। और साथ ही हम इसमें पढ़ेंगे जलवायु वर्गीकरण, कॉपेन, ग्रीन हाउस प्रभावित गैस। ठीक। इन सब को हम लोग आपका अच्छे से इसी के अंदर पढ़ें। तो बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी में यानी कि आप देख सकते हैं वायुमंडल में कितने सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आप केवल सिंगल मत समझिए कि हम केवल वायुमंडल पढ़ रहे हैं, लेकिन वायुमंडल के अंदर कितनी चीजें उसके अंदर मिक्सचर हैं, कौन कौन सा उसका स्ट्रक्चर के अंतर्गत पार्ट है, उन सभी पार्टों को हम लोग इनके अंतर्गत गौर करके देखेंगे। तो एक बार सभी बच्चे एक बार इसको लिख लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ताकि आपको पता होना चाहिए हम वायुमंडल में किनको पढ़ेंगे, आइसोलेशन में किसको पढ़ेंगे। इस तरीके से मैं को दोबारा बता देता हूं ताकि हमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारा चीज इनको देख लिया। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को बच्चों का? लिख लीजिए एक बार, क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है, किस प्रकार पढ़ना है, तो हम कैसे कुछ चीजों को सही कर सकते हैं या उनको ठीक से देख सकते हैं। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब आप देखिए, हमारा चैप्टर हमारे सामने है वायुमंडल का संगठन और संरचना। सबसे पहले, क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2 से 3 बार भोजन करते हैं। कितने बार? 2 से 3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रति सेकंड लेते हैं। हम भोजन करते हैं, सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया और आपका डिनर किया और हम लोग आपका ब्रंच भी करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, जो हम सांस है वो सांस कब लेने? क्या आपने महसूस किया है? हम सोते रहते हैं लेकिन हमारी ब्रीथिंग कंटिन्यू चलती रहती है। अच्छा ये बताइए, सांस लेना ऐच्छिक क्रिया है कि अनैच्छिक क्रिया है? तो अनैच्छिक क्रिया है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम रोक सकते हैं, हम अपनी इच्छा से ले भी सकते हैं, लेकिन हम सो जाए तब भी वो अपना आप चलती रहती है। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। वायु क्या है? सभी जीवों के लिए आवश्यक है अगर आपको जीवित रहना है। मनुष्य जैसे कुछ
जीव बिना भोजन और पानी के कुछ समय तक ही जीवित रह सकते हैं। कुछ ही है ऐसा जो बिना पानी के, बिना इन सब चीजों के आपका जीवित रह जाए, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट तक भी जीवित रहना संभव नहीं होगा। अगर आपने सांस नहीं लिया है, उसके बिना आपको जीवित रहना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि हम वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमें? वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। यह वायु को सभी ओर से ढकता हुआ है। इसमें मनुष्य और जंतुओं के बीच के लिए आवश्यक है कि गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है। इसके कुल महाद्रव्य का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किमी ऊंचाई तक स्थित है। कह रहे अगर आपको वायुमंडल को देखना है कि उसका घनत्व कहां तक मिलेगा, तो 99% जो उसका वायुमंडल है वो कितना है? 32 किलोमीटर तक ही वो सारा आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक, कितना? 32 किलोमीटर तक ही जो है वो पूरा स्पष्ट रूप से हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब देखिए वायु का संगठन हम लोग देख रहे हैं। वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल गैस, जलवाष्प और धूल के कण से बना है। किससे बना है? गैस और धूल के कण से बना है। वायुमंडल ऊपरी परतों में गैस का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे कि 120 किमी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90% किमी गैस की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कैसे हैं? 90% तक जो मात्रा है उसी मात्रा ऊंचाई तक ये सारी चीजें आपका पाई जाती हैं या हमको देखने को मिलती है। गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौसम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सौख लेती है। इसके कुछ भाग पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित करते हैं। यह ग्रीन हाउस गैस के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व है। दूसरी ओर गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आयतन में लगातार वृद्धि होती रहती है। कैसी है? कार्बन डाइऑक्साइड में लगातार वृद्धि होती है। इसने हवा के तापमान को बढ़ा दिया है। ओजोन मंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी की सतह 10 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक बीच में पाए जाते हैं। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है। सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी की सतह तक पहुंचने को दिखाती है। ठीक, अब है जल वाष्प। तो सबसे पहले अगर आप वायुमंडल में आपको टू द पॉइंट लिखना हो तो पहले क्या लिखेंगे आप वायुमंडल में? कि वायुमंडल की जलवाष्प धूल के कण से बनता है। वायु आपका गैसों की परत के अनुपात में बदल जाता है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की मात्रा 90 की मात्रा से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। तो ये सारी ऊंचाई पर हमको देखने के लिए भी आपका मिलती है। देख लिया? अब है जलवाष्प। आपको पता होना चाहिए जलवाष्प क्या है। अब आप कहेंगे सर हमने कभी जलवाष्प नहीं देखी। सबने देखी होगी। जब आप चूल्हे पर, गैस पर, इंडक्शन पर पानी को गर्म करते हैं तो ऊपर कुछ आपको भाप से उड़ती हुई गैस सी दिखाई देगी। वही गैस, वो आपकी एक्चुअल में गैस नहीं है, वो जलवाष्प है। क्लियर है? जब आप पानी को गर्म करते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हुए जब आप उसको ऊपर प्लेट या दस्तरी नुमा कुछ ढकते हैं तो आप देखते होंगे आप उसकी सतह पर कुछ बूंदे चिपक जाती हैं।
चाहे आपने कोई से भी कलर की सब्जी बनाई हो, लेकिन जब आपका जलवाष्प होता है, कंडेंसेशन होता है, तो सफेद सफेद बूंदें क्या होती हैं, उस परत पर आपका जम जाती है। जलवायु मंडल की उपस्थिति एक ऐसा अपरिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है। आर्द्र और उष्ण कटिबंधीय कैसे हैं? उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय हवा आयतन को 4% तक हो जाता है, जबकि ध्रुव ठंडे रेगिस्तान जैसे शुष्क प्रदेश में यह हवा आयतन के केवल 1% भाग को ही कम होती है। विषुवत बरस से ध्रुव की तरफ जाने पर जलवायु की मात्रा कम हो जाती है। कैसी होती है? कम हो जाती है। सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भागों को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। इस प्रकार एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म, अधिक ना ठंडा होने देती है। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। कैसा है? स्थिर और अस्थिर होने के लिए भी आपका जो है योगदान देती है। क्लियर है? थोड़ा सा देख लीजिए, आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से जलवाष्प है, जलवाष्प गर्म होती है, आर्द्र उष्ण हवा है, आयतन हवा का आयतन 4% होती है, जबकि ध्रुवों पर ठंडी, रेगिस्तानों में शुष्क होती है, हवा का आयतन 1% भी होता है। ठीक, और ध्यान रखना है विषुवतीय बरस से ध्रुवों की तरफ की मात्रा एक से भी कम होती है, कि कुछ भागों को अवशोषित करती है, और इस तरीके से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगला है धूल के कण। वायुमंडल के छोटे छोटे ठोस कणों को भी रखने की क्षमता होती है। ठीक, यह छोटे कण कैसे होते हैं? जब आपका वायु में कुछ छोटे धूल के कण होते हैं, वो आपके समुद्री नमक के हो सकते हैं, महीन मिट्टी के हो सकते हैं। छोटे कणों की बात चल रही, छोटे कण हैं, वो किस किस के हो सकते हैं? धुएं और कालीमा के, राख और पराग के, धूल तथा उल्काओं के टूटे हुए से निकलते होते हैं। धूल के कण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद हैं, फिर भी संवहनी वायु को प्रभावित करते हैं और काफी ऊंचाई तक ले जाते हैं। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और उपवन प्रदेश में सूखी हवा के कारण होता है। विषुवतीय और ध्रुवीय प्रदेश तुलना में यह अधिक मात्रा में होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रग्रही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसे चारों तरफ जलवाष्प संग्रहित होकर मेघ का निर्माण करती है। क्या करती है? मेघ मतलब बादलों का निर्माण करती है। होता क्या है, देखिए बादल बनते कैसे हैं, बादल बनने के भी कुछ टाइप हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपकी कुछ सतह है, सबसे पहले डिपेंड करेगा सूर्य का टेम्परेचर। अगर वो क्षेत्र इक्वेटर पर है, कैंसर पर है, कैप्रिकॉर्न पर है, या फिर आपका देखना पड़ेगा वो उच्च अक्षांश के निकट है या निम्न अक्षांश के निकट है, फिर उसके बाद सूर्य की जो आपकी किरणें उस पर कैसी जा रही हैं, तो सूर्य की किरणें किस स्थान पर पड़ेंगी, लैंड पर अलग पड़ती हैं और जो वर्किंग प्रॉपर्टी है, और वाटर पर अलग। जल पर पड़ रही हैं तो जल को क्या करेगी, जल को गर्म करेगी, और गर्म करके क्या करेगी, उसको आपका गर्म करके क्या होगा, जलवाष्प बनेगी। जलवाष्प एक ऊंचाई पर जाकर संघनन होगा। संघनन कहाँ होगा? जहां ऊपर एटमॉस्फेयर आपका वायुमंडल ठंडा होगा, वहीं वो जलवाष्प की आपकी बूंदें बनेंगी, और धीरे धीरे बूंदें बनकर उनके साथ और बहुत सारे पार्टिकल आपके जो है धूल कण जुड़ जाएंगे, जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, काली धुगी, राख, ये सारी बूंद में मिलकर और मोटी बूंद बन जाती है। फिर वो आपका संवहन के तहत वो आपका बारिश करती है, और पुनः वो आपका वर्षा के रूप में समुद्र और धरती पर गिर जाती है। यही प्रोसेस है आपका पूरी स्थिति की वर्षा होने की, और इस तरीके। तो जलवाष्प को आपने समझा, और आपने धूल कण को भी देखा। एक बार देख लीजिए धूल कण को। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे और इसके आगे हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना। क्या देखेंगे? वायुमंडल की संरचना। ठीक, तो वायुमंडल संरचना को आगे बढ़ने से पहले
सबसे पहले आप यहाँ इसको देखिए। हो गया बच्चों, आगे बढ़े। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी? चलिए चलिए बात करते हैं वायुमंडल की संरचना की। बड़ा महत्वपूर्ण है। वायुमंडल अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न विभिन्न परतों का बना है। कह रहे जो हमारा वायुमंडल है, अगर आप वायुमंडल की संरचना को पढ़ोगे तो वायुमंडल क्या है? अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। कह रहे जो पृथ्वी की सतह है उनका जो घनत्व है वो कैसा है? अधिक होता है, जबकि ऊंचाइयों के बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। जितना पृथ्वी के निकट होंगे वायुमंडल का जितना घनत्व है वो कैसा होगा? अधिक होगा। यानी कि वायुमंडल के साथ वायुमंडल अगर आपके पृथ्वी के निकट है तो आपका डेंसिटी उतनी ही ज्यादा पाई जाती है। और हमने पढ़ा है कि वायुमंडल का 99% जो डेंसिटी है वो आपका पृथ्वी से, धरती से लेकर ऊपर तक 35 किलोमीटर तक भाग पर ही 99% हमको आपका क्या मिलता है? आपका ध्यान होना चाहिए बच्चों, संगठन देखने के लिए मिलता है, घनत्व देखने के लिए। अब कह रहे हैं कि ऊंचाई के साथ बढ़ने पर यह घटता है। आप ऊंचाई जाओगे तो डेंसिटी कम होती चली जाएगी। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और आपका बहिर्मंडल। इन्हीं मंडलों में इसको बांटा गया है और इसी मंडलों में हम इनको देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। क्लियर है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचला स्तर है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है और यह ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। विषुवतीय वृत्त पर 18 किमी की ऊंचाई तक है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवतीय वृत्त पर सर्वाधिक मोटी होती है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण तापमान अत्यधिक ऊंचाई तक ही संवहन किया जाता है। इस स्तर में धूल के कण, जलवायु मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इस स्तर में होता है। इस स्तर में प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना? 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। कैसा होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट। जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कैसा है? जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंपोर्टेंट कर नोट कर लिख लीजिए कि पृथ्वी से 165 मीटर ऊपर जाने पर, आसमान की तरफ या ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है। मान लीजिए 165 आप गए, 1 डिग्री घट गया, फिर इससे ऊपर 165 जाएंगे और घट जाएगा। तो इस तरह से एक उन्होंने एवरेज निकाला है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल को अलग करने पर क्षोभ सीमा कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इतना ध्यान रखिए, अब ये कुछ सीमाएं हैं, इनको ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आप क्या करें, एक चित्र बनाइए, मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, एक मंडल होता है क्षोभ मंडल, एक होता है समताप मंडल, एक होता है मध्य मंडल और एक होता है बहिर्मंडल। ठीक, ये मंडल हमको पाए जाते हैं और ये मंडल हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, इन मंडलों को हम लोग आपका अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच क्या है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच क्या पड़ती है? क्षोभ सीमा पड़ती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्षोभ सीमा किन किन के बीच है, तो समताप मंडल और आपका क्षोभ मंडल के बीच में पड़ती है समताप सीमा। क्या पड़ती है? क्षोभ सीमा। कहाँ?
समताप मंडल और आपका क्षोभ मंडल के बीच में है क्षोभ सीमा। ठीक, और यही क्षोभ सीमा आपको दिखाई देगी। क्लियर है? और आप देखिए, ये जो लाइन है, अगर आप इसको देखोगे, ये कहां दिखाई दे रही है? 0 से लेकर आपका 10 किलोमीटर तक आपको दिखाई देगी। लेकिन पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी है। इस तरीके से चपटी है। क्लियर है? तो आप देखिए कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली क्षोभ सीमा। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अब क्षोभ सीमा क्या है, किसकी हम बात कर रहे थे। यह विषुवतीय व्रत के ऊपर हवा में -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों पर माइनस आपका 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह तापमान स्थिर होने के कारण क्षोभ सीमा है। यह टेम्परेचर कैसा है? यहाँ टेम्परेचर स्टेबल है, इसलिए क्षोभ सीमा है। समताप मंडल के ऊपर 50 किमी ऊंचाई पर पाया जाता है। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण है, इसे ओजोन परत पाई जाती है। परत पराबैंगनी किरणें की अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा से तीव्र तथा हानिकारक तत्वों को बचाती है। कैसे करती है? तीव्र करती है, और हानिकारक जो तत्व हैं उनको आपका बचाती है। ठीक, ये हमको ध्यान देना है। जो हानिकारक तत्व है ये उनको आपका बचाती है। यानी कि क्षोभ मंडल का बेसिकली काम क्या है? समताप मंडल का अगर आप काम देखो तो समझ आएगा कि समताप मंडल के अंतर्गत एक परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं? ओजोन परत। और यही ओजोन परत क्या करती है? ये जो हमारी पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेंज कहते हैं, इनको अवशोषित यानी कि वो सोख लेती है अपने अंदर सूर्य की हानिकारक किरणों को। और पृथ्वी पर जो हानिकारक तत्व या टेम्परेचर बहुत ज्यादा आता है जिससे हमारी स्किन को इफेक्ट होता, उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। और इसी अवशोषित करने की वजह से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? हमको आपका सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं वो हम तक आपका नहीं पहुंच पाती है। तो नोट कर लिखिए आप सभी कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। नोट करके लिखें कि समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन परत पाई जाती है, और ओजोन परत का कार्य पाई जाती है, और ओजोन परत का कार्य सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो पृथ्वी को हानिकारक किरणों से बचाती है या तत्वों से बचाती है। लिख लिया? एक बार फिर देख लीजिए, किसी कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मध्य मंडल को देखिए। समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है क्या आपका मध्य मंडल। समताप मंडल के ठीक ऊपर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर बहिर्मंडल। इस स्तर में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पहुंचकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। मध्यकाल के ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल के ऊपर आपका 100 से 80 से 400 किमी के बीच की दूरी स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। इसलिए आयन मंडल पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंग संस्तर के द्वारा पृथ्वी को वापस लौट आती है, और यह ऊंचाई के बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल ऊपरी संस्तर है जो कि वायुमंडल के ऊपर स्थित है, बहिर्मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस स्तर में मौजूदा सभी घटक विरल हैं जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। वायुमंडल के सभी संस्तर प्रभावित करते हैं। भूगोलवेत्ता वायुमंडल के पहले 2 संस्तर का अध्ययन करते हैं,
और वायुमंडल के मौसम तत्व के बारे में पढ़ते हैं, जैसे तापमान, दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण वायु के महत्वपूर्ण तत्व हैं जो कि पृथ्वी के वायु के जीव को प्रभावित करते हैं। अध्याय 8, 9, 10 में दी गई ये सारी जानकारियां हैं। ठीक, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन है, इस तरह से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, अभी देखिए हमने इसमें क्या खत्म किया है, अभी मात्र ये वाली यूनिट खत्म हुई है। अब इसके बाद ये आएगा 3, 4 और 5। तो अभी हमने ये वाली यूनिट आपका खत्म कर ली है, वायुमंडल संरक्षण और संगठन। अब हम तापमान में जो पढ़ेंगे, आयतन कोण, टेम्परेचर, हीट बजट, इन सबको हम लोग आपका इसमें पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा चैप्टर पूरा आपका समाप्त हो गया। एक बार चैप्टर को देख लीजिए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, उससे पूछ लीजिए। चलिए, जो है मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल चैप्टर समाप्त हो चुका है और आज के लिए इतना ही। आप लोग घर जाके रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी बनती है, मुझसे पूछ लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।